अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है काइनेटिक एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन। अब क्योंकि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगे। तो उन रिएक्शन में हम लोग उसके रिएक्शन मैकेनिज्म को और उसके रेट को जो है कि किस रेट से जो है वो रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन काइनेटिक स्टडीज। वो कहते हैं कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म को जो स्टडी करते हैं वो काइनेटिक स्टडीज मतलब उसके रेट पे स्टडी करते हैं विच फोकस ऑन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि फोकस करता है हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे एंड हाउ रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, और किस तरह से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हुए। तो इस बेसिस पे हमारी जो क्लासिफिकेशन है इस एज फॉलोज। सबसे पहले हमारे पास है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। एसोसिएटिव मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है, कोई भी जो है वो न्यूक्लियोफाइल आकर हमारे पास जो मेटालाइन कॉम्प्लेक्स होता है उससे अटैच होता है। जैसे ही वो अटैच होता है तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है। फिर उस इंटरमीडिएट से एक लिविंग ग्रुप जो है वो वहाँ से लीव कर जाता है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग एसोसिएटिव मैकेनिज्म कहते हैं। सेकंड हमारे पास होता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि रिएक्शन में हमारे पास एक जो लिविंग ग्रुप होता है वो पहले डिसोसिएट हो जाता है। उसके डिसोसिएट होने से हमारे पास जो मेटल आयन होती है वो जो होती है वो मतलब अनस्टेबल हो जाती है। तो कोई एक और बाहर से जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आता है उसकी जगह पे ऐड होता है, एंटर होता है, तो उससे हमारा जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स होता है वो भी स्टेबल हो जाता है और इस मैकेनिज्म को हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरचेंज मैकेनिज्म। इंटरचेंज मैकेनिज्म में हमारे पास जो है एडिशन और जो एलिमिनेशन है वो एट साइमल्टेनियस होती है, एट द सेम पॉइंट होती है। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम इंटरचेंज मैकेनिज्म कहते हैं। फोर्थ वन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म में हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है और उसके नतीजे में हमारे पास जो है रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिगेंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक जो होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके ऐड होता है और दूसरा जो हमारे पास लिविंग ग्रुप होता है या लिगेंड होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे लिगेंड एक्सचेंज मतलब एक लिगेंड की जगह पे दूसरे लिगेंड ने आके जो है वो उसकी पोजीशन ले ली, तो ऐसे मैकेनिज्म को हम लिगेंड एक्सचेंज मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है इनके मैकेनिज्म की क्लासिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रेट ला क्या चीज़ है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो कहते हैं रेट ला इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें हमें एक बात पता चल गई कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। नेक्स्ट वो बात करते हैं इट हेल्प्स प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें हमें किस चीज़ का पता चलता है, इसमें हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन का पता चलता है। एक हमें ये पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो किस तरह से डिपेंड कर रही है। सेकंड हमें उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन पता चलती है अंडर डिफरेंट कंडीशन। ये हमारे पास उसकी जो है जनरल फॉर्म है, वो कहते हैं फॉर अ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हमें लोग एक जनरल रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास ए मोल ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो ए रिएक्टेंट की है, ये बी मोल जो है ये कंसंट्रेशन है बी रिएक्टेंट की, तो उससे हमारे पास सी और डी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास बने। तो यहाँ पर वो हमारे पास वो कहते हैं कि हमारे पास रेट का जो फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन वो ए होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए कंसंट्रेशन इंटू एम बी कंसंट्रेशन इंटू एन। तो अगर हम रेट की बात करें, रेट हमारे पास होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कि कितनी स्पीड से जो है वो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो कन्वर्ट हुई है कंसंट्रेशन इनटू प्रोडक्ट्स में। तो इस स्पीड को हम लोग रेट कहते हैं। कि हमारे पास रेट कांस्टेंट है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड रिएक्शन कंडीशन। ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास टेम्परेचर जो है किस टेम्परेचर पे हम लोगों ने रिएक्शन की है और बाकी कंडीशंस क्या है, लाइक हमारे पास प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये कंडीशंस हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम एन है, ये रिएक्शन ऑर्डर है। अच्छा, रिएक्शन ऑर्डर जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो उसको हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन से जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये हमारे पास जो होती है वो एक्सपेरिमेंटली हम इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
और इनको प्लस करने से हमारे पास ओवरऑल रेट रिएक्शन ऑर्डर जो होता है कि वो हमें फाइंड हो जाता है, आया कि हमारा रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हमारे पास जो है इसकी जनरल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है लिगेंड और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लिगेंड या न्यूक्लियोफाइल की क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं इनमें जो क्या होता है कि एक जो हमारे पास जो है वो लिगेंड आके उसमें ऐड होता है, तो एक जो है वो उसमें से लीव कर जाता है। तो इट मीन्स हम इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं कि एक लिगेंड की जगह या एक न्यूक्लियोफाइल की जगह जो है वो दूसरे ने ले ली। तो ऐसे रिएक्शंस होंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास मेटल के साथ 6 जो है लिगेंड्स जो है वो अटैच होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है उनके रिएक्शंस को और उनके मैकेनिज्म को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं वी विल ओनली डिस्कसिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन विच अ लिविंग ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर न्यूक्लियोफाइल। इसमें वो कहते हैं कि हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास मेटल के साथ 6 लिगेंड होंगे उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो दूसरे न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, ये हमारे पास जनरल केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एम जो है वो मेटल है, A5 जो है ये हमारे पास जो है लिगेंड्स है, और एल जो है हमारे पास लिविंग ग्रुप है। प्लस हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसमें मेटल के साथ आके अटैच होगा तो लिविंग ग्रुप जो है वो यहाँ से चला जाएगा। तो NU वो कहते हैं इज द एंटरिंग लिगेंड। न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमारे पास एंट्रिक लिगेंड होता है, और एल जो होता है वो लिविंग लिगेंड होता है। सिंस ऑल द लिगेंड आर न्यूक्लियोफाइल्स, वो कहते हैं तमाम जो लिगेंड्स होते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि उनके ऊपर लोन पेयर जो है वो मौजूद होता है और वो अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, या फिर हम उन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी कहते हैं, और लीवेस बेसिस, या फिर हम उन्हें लीवेस बेसिस भी कहते हैं। दिस रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो कहते हैं इन रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो रहा है, ठीक है, या फिर उसी में से न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिमूव हो रहा है। और सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है कि एट अ टाइम एडिशन और जो है वो एलिमिनेशन हो रही है, तो इस वजह से ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फर्दर वो कहते हैं देयर आर टू मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ दैट रिएक्शन। अब वो कहते हैं कि ये जो हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, इसके भी आगे मज़ीद इसको इसके अकरेंस के दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास डिसोसिएटिव मेथड होता है, एक हमारे पास एसोसिएटिव मेथड होता है। इसमें जो है हम लोग डिसोसिएटिव मेथड को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। डिसोसिएटिव एसएन मैकेनिज्म, इसमें वो कहते हैं कि फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में वो कहते हैं कि फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारे पास डिसोसिएटिव स्टेप होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। इसमें से सबसे पहले जो है डिसोसिएशन होगी, मतलब लिविंग ग्रुप जो है इस यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। इसमें हमारे पास एम जो है मेटल, सेंट्रल मेटल है, प्लस हमारे पास 5 लिगेंड्स है और ये लिविंग ग्रुप है। यहाँ से हमारे पास ये जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास स्लो स्टेप है। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि लिविंग ग्रुप जो है वो यहाँ से चला गया। जैसे ही ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इसमें से एक जो है वो ग्रुप चला गया, तो ये हमारे पास इसकी जो है वो शेप हो जाएगी, वो हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप है एसोसिएटिव स्टेप। एसोसिएटिव स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके ऐड होगा। इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ एंटरिंग ग्रुप। इसमें क्या होगी कि एंटरिंग ग्रुप जो है वो आके इसमें ऐड हो जाएगा। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास आके इसके अंदर ऐड हो जाएगा और हमारे पास दोबारा से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा, और ये स्टेप जो है हमारे पास फास्ट स्टेप होता है। द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट टू लूज लिविंग ग्रुप। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिसोसिएशन होती है और वह लिविंग ग्रुप को लूज कर देता है। एंड फॉर्म स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट जो बन जाती है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाता है। हेंस स्टेप 1 इज कॉल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप। इस वजह से क्योंकि फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएशन हो, ये फर्स्ट स्टेप को हम बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप कहते हैं। इन एसोसिएटिव स्टेप द स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट फॉर्म्ड एट द एंटरिंग ग्रुप। अब वो कहते हैं जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट हमारे पास बना था, उसने क्या किया, एंटरिंग ग्रुप को ऐड किया एंड फॉर्म द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और उसके नतीजे में हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो दोबारा बन गया है। हम लोगों ने यही देखा था कि हमारे पास जो डिसोसिएशन स्टेप था वो स्लो स्टेप था। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सिंस द डिसोसिएशन स्टेप इज स्लो स्टेप, सो द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब वो कहते हैं कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास स्लो स्टेप होता है वही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसी से हम लोग जो जिस स्पीड से बोर होते हैं उसी से हम कहते हैं कि यही जो है हमारे पास रिएक्शन की स्पीड है।
दिस स्टेप इन्वॉल्व ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशी। अब वो कहते हैं कि डिसोसिएशन स्टेप में हमारे पास एक ही स्पीशी, एक ही रिएक्टेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा था, SMA5AL। ये हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो सिंगल रिएक्टेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा था स्लो स्टेप में। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ MA5L। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है और मतलब रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले जब हम लोगों ने रेट को जो है वो रेट लॉ को डिफाइन किया तो उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि हमारे पास जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो अब क्योंकि रिएक्टेंट स्पीशी में हमारे पास एक ही स्पीशी है तो इस वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज, तो अब अगर हम इसका रेट निकालें, रेट इज इक्वल टू K × MA5L, तो हमारे पास रेट जो है वो ये होगा। इट इज़ यूनिमोलिक्यूलर, क्योंकि ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है एंड एब्रीवेटेड एज SN1। तो इस वजह से वो कहते हैं हम इसको SN1 कहते हैं, क्योंकि S हमारे पास सब्स्टिट्यूशन को शो करते हैं, N न्यूक्लियोफिलिक और 1 जो है वो यूनिमोलिक्यूलर को शो करता है। अब हम लोग इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं कि किस तरह से जो है एनर्जी चेंजेस आती हैं इसके अंदर जब ये रिएक्शन जो होता है प्रोसीड हो रहा होता है। तो सबसे पहले वो कहते हैं लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास MXN है, हमारे पास यहाँ पे मतलब 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं मेटल के साथ, और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हुआ है कि एक X जो था इसमें से लिविंग ग्रुप जो था वो चला गया और उसकी जगह पे Y आ गया। M इज द सेंट्रल मेटल आइन। M हमारे पास सेंट्रल मेटल आइन है। X एंड Y आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एक्टिंग एज लिगेंड। एक्स और वाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इनको हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं और लिगेंड्स भी कह सकते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ रिएक्टिंग कम्प्लेक्स MXN आर फॉर्म्ड कम्प्लेक्स MNX। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जहाँ पे जितना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका था रिएक्टेंट में, उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास प्रोडक्ट में ही होगा। द कम्प्लेक्स MXN शुड हैव एक्टिवेशन एनर्जी EA रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन स्टेट। अब हम लोगों ने यही देखा था कि हमारे पास जो है सबसे पहले रिएक्शन में जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट के पास जो है इतनी एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस ट्रांजिशन स्टेट को जो है वो अचीव कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दी गई है। यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा रिएक्शन जो है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट की जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी होती है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स मौजूद है। अब अगर रिएक्टेंट्स में इतनी, ये हमारे पास इसकी जो है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, तो वो कहते हैं कि रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को जो है वो ऑक्यूपाई कर सकें, यहाँ तक पहुँच सके। जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमारे पास क्या होती है, वो कहते हैं एक्टिवेशन स्टेट व्हेन XY बॉन्ड इज पार्शली ब्रोकन। जब हमारे पास रिएक्शन की जो है एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक पहुँचती है तो हमारे पास जो MX का बॉन्ड है, मतलब जो लिविंग ग्रुप है, वो यहाँ से पार्शली ब्रोक होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जब हमारे पास क्या होता है, फिर ये एनर्जी जो है वो कम होती है और यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है MXN-1, यहाँ पर हमारे पास जो है मतलब बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका होता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्योंकि एडिशन होनी है वाई ग्रुप की, तो फिर ये जो है एनर्जी जो है थोड़ी सी इंक्रीज होती है, यहाँ पर जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। वाई बॉन्ड जो लिविंग ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आके M के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। और जब यहाँ पे फिर उसके बाद एनर्जी जो है एनर्जी वो कम हो जाती है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि मेटल का जो है वाई के साथ बॉन्ड बन चुका होता है, प्रोडक्ट हमारे पास बन चुका होता है। तो ये हमारे पास जो है इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है और इसी चीज़ को जो है इन लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। वो कहते हैं कि द कम्प्लेक्स हमारे पास जो होता है MXN शुड हैव एक्टिवेशन एनर्जी, उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी EA होनी चाहिए रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन स्टेट, ताकि वो इस ट्रांजिशन स्टेट तक जा सके बिफोर MX बॉन्ड इज ब्रोकन। MX बॉन्ड ब्रोक होने से पहले जो है उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए टू फॉर्म MXN-1, ताकि वो वहाँ से जो है अपना MX बॉन्ड जो है वो उसको ब्रेक कर सके। बॉन्ड ब्रेकेज के लिए जो है हमें एनर्जी चाहिए, तो रिएक्टेंट्स के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए, तभी जाकर ये रिएक्शन जो है वो हो सकेगा। तो कहते हैं एन इंटरमीडिएट हैज अ प्लेटो इज एविडेंट फ्रॉम द रिएक्शन प्रोफाइल, अ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब क्योंकि हमारे पास जो है MX का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास M के पास एक वैकेंसी बच गई, यहाँ पे प्लस हमारे पास X हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं एक स्पेस जो है वैकेंसी क्रिएटेड हो जाती है
दिस वैकेंसी इज देन फिल्ड अप बाय द एंटरिंग ग्रुप वाई, और ये वैकेंसी कौन फिल करता है, इसको वाई ग्रुप फिल करता है जो आके इसमें ऐड होता है टू फॉर्म प्रोडक्ट, और इसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है MXN-1 बाय द प्रोडक्ट हैज एंड X हैव लोअर एनर्जी देन द रिएक्शन। अब यहाँ पे वो कहते हैं रिएक्टेंट की अगर हम देखें, रिएक्टेंट से अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है हमारे पास ज़्यादा होती है, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है हमारे पास कम होती है। तो यहाँ पर जो है ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट की या जो हमारे पास कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती चली जाती है, वो उतने ही ज़्यादा स्टेबल होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, उनकी एनर्जी उससे ज़्यादा जो है वो कम हो जाती है।